Hello everyone, welcome back to the course of Engineering Mathematics 2. I am Abhishek Kumar and this is the lecture number 5 of Unit 1. So in this lecture you will learn about the nth order linear differential equation with constant coefficient. तो चलिए देखते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, किस ऑर्डर की, nth ऑर्डर की, और यहाँ पे कांस्टेंट कोएफिशिएंट का क्या मतलब है। ठीक है, तो हमको पता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मतलब होता है कि जितने भी डेरिवेटिव टर्म होते हैं उनकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो आप, जितने भी डेरिवेटिव टर्म हमने दे रखे हैं सभी की डिग्री क्या है, 1 है। यहाँ पे y की डिग्री भी क्या है, 1 है। और यहाँ पे डेरिवेटिव का कोई भी प्रोडक्ट टर्म नहीं है। ठीक है, सारे डेरिवेटिव अलग अलग हैं। ठीक है ना, ना ही बाई और डेरिवेटिव का कोई प्रोडक्ट टर्म है कि बाई का आप dy ओवर डी के साथ प्रोडक्ट ले रहे हो। ठीक है ना, डेरिवेटिव के साथ बाई का प्रोडक्ट भी नहीं है, तो यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है। साथ ही साथ अब यहाँ पे जो ये a0 a1 a2 an-1 an ये सारे जो कॉफिशिएंट लिखे हैं, तो ये सारे कॉफिशिएंट कैसे हैं, यहाँ पे कांस्टेंट हैं। ठीक है, जब ये इनकी वैल्यूज क्या होगी कॉफिशिएंट्स की, कांस्टेंट होगी, तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट कॉफिशिएंट। और यही अगर ये जो कॉफिशिएंट हैं a0 a1 a2 an-1 और an, अगर ये x के फंक्शन है तो उसको बोल देते हैं वेरिएबल कॉफिशिएंट। ठीक है, तो हमको सिलेबस में जो पढ़ना है nth ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो विद कांस्टेंट कॉफिशिएंट पढ़ना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो ये कॉफिशिएंट हैं सारे के सारे a0 a1 a2 अप टू an ऑल आर कांस्टेंट। और जो राइट हैंड साइड ये फंक्शन लिखा हुआ है b ऑफ x, दिस इज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, इसका कांस्टेंट होने के लिए कोई नेसेसरी नहीं है, सिर्फ ये कॉफिशिएंट आपके कांस्टेंट होने चाहिए। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। nth ऑर्डर का मतलब ये हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। सही है। अब यहाँ पे एक कंडीशन ये और आती है कि जो यहाँ पे, क्योंकि हम इसको बोल रहे हैं nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जब nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये वाला टर्म जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक कंडीशन जरूर लगेगी कि a0 डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्या होना चाहिए यहाँ पे, a0 डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, अगर आप कोई इस टर्म की बात कर रहे हो कि nth ऑर्डर है। ठीक है, अगर nth ऑर्डर नहीं है, कोई और सा ऑर्डर है, तो दिस कैन बी जीरो, बट फॉर nth ऑर्डर डेरिवेटिव मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है, तो आई होप कि आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का मतलब समझ में आ गया होगा। सही है, तो यहाँ पे इस तरह से हमने चीज़ें डिस्कस कर ली हैं यहाँ पे कि ये कांस्टेंट हो गए और ये आपका एक x का फंक्शन हो गया है। ठीक है, साथ ही साथ डिग्री सबकी 1 है, तो लीनियर हो गई इक्वेशन। ठीक है ना, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, अब हमने आपको स्टार्टिंग के वेरी फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हम इसको जो डेरिवेटिव टर्म है किस ऑर्डर का, इसको हम एक डिफरेंशियल ऑपरेटर की हेल्प से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये nth ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो इसको हम डिफरेंशियल ऑपरेटर इसके लिए क्या ले लेंगे, डी टू दी पावर n ले लेंगे। सही है, ऐसे ये n-1 ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या ले लेंगे, dn-1। तो इस इक्वेशन को मैंने सिंपल फॉर्म में लिख लिया है डिफरेंशियल ऑपरेटर के टर्म्स में। तो ये क्या हो जाएगा, डी टू दी पावर n हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा n-1 ऑर्डर का डेरिवेटिव, तो ये हो गया डी टू दी पावर n-1 इंटू बाई। ऐसे ये है आपका कितना ऑर्डर का, n-2 ऑर्डर का, तो ये हो जाएगा डी टू दी पावर n-2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर वाले कंसेप्ट का यूज कर लिया है, जो कि मैंने बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सही है, अब यहाँ पे देखो हर जगह बाई लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपको बाई को कॉमन लेके बाहर लिख लेना है पूरे एक्सप्रेशन से। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो a0 डी टू दी पावर n, यहाँ से मिल जाएगा a1 डी टू दी पावर n-1, यहाँ से मिल जाएगा a2 डी टू दी पावर n-2 एंड सो ऑन। यहाँ से मिलेगा an-1 d, और यहाँ से मिल जाएगा an। बाकी बाई यहाँ पे सारे टाइम से हमने क्या लिया, बाई कॉमन लेके अलग से बाहर लिख दिया है, और यहाँ पे bx एज इट इज लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो ये लिखा हुआ है ये किसका फंक्शन है, ये आपका सिंपली d का फंक्शन आ रहा है। ठीक है ना, हर जगह d प्रेजेंट है। सही है, बाकी ये जो ये तो कॉफिशिएंट है, कांस्टेंट कॉफिशिएंट है, तो किसका फंक्शन इक्वेशन हुई, दिस इक्वेशन इज द फंक्शन ऑफ d, दिस इज द डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं लिख दे रहा हूँ फंक्शन ऑफ d इंटू ये बाई इज इक्वल्स टू b ऑफ x। सही है, तो ये आपके एक सिंपल फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है यहाँ पे इस टाइप से। सही है, ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो हम लेके चले थे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, आपको ये इक्वेशन याद रखनी है सिंपल फॉर्म में, क्या, फंक्शन ऑफ d, वेयर d इज द डिफरेंशियल ऑपरेटर एंड y इज द गिवन फंक्शन y एंड दिस इज द bx। ये कोई भी फंक्शन y होगा जिसके लिए जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करके। ठीक है, वो हम सॉल्यूशन की बात अभी आगे करेंगे। अब यहाँ पे आपने देख लिया कि जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ये है किसके लिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फाइनाइट ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट।
जिसको हम सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने ले रखी है ये वाली, ठीक है ना, अब ये जरूरी नहीं है कि आपका यहाँ पे, अगर जो मैं यहाँ पे जो कंडीशन डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अगर यहाँ पे जो वी एक्स है, ये राइट हैंड साइड में जो टर्म लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स दैट इज वी ऑफ एक्स, अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सही है ना? क्या, अगर राइट हैंड साइड 0 हो जाती है, यानी कि ये वाला जो एक्स का फंक्शन है ये 0 हो जाता है, तो हम जो बची हुई इक्वेशन होगी यानी कि दिस विल बी इक्वल्स टू 0, उसको बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही अगर ये टर्म 0 नहीं है, v ऑफ x डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, हो सकता है ये कांस्टेंट भी हो सकता है या फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है, अगर ये 0 नहीं है चाहे वो कांस्टेंट हो या कुछ और हो, ठीक है, उस टाइम पे व्हेन vx डज नॉट इक्वल टू 0 देन दिस इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि ये पूरा टर्म इक्वल्स टू 0 ना हो, कुछ और एक वैल्यू हो जो x का फंक्शन हो सकती है या फिर कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, बट 0 ना हो। इन दैट केस द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सही है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है कि ये होमोजीनियस का कंसेप्ट और नॉन होमोजीनियस का कंसेप्ट जो है, ये जरूरी नहीं है जो कोफिशिएंट है ये आपके कांस्टेंट हो, ये वेरिएबल भी हो सकते हैं। बस होमोजीनियस की कंडीशन ये है, यहाँ पे जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन ये लिखी है इस फॉर्म में, इक्वल्स टू के साइड अगर 0 है तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस, और अगर इक्वल्स टू के साइड राइट हैंड साइड में 0 नहीं आ रही है वैल्यू, वी एक्स 0 के बराबर नहीं है, देन इट इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर कोफिशिएंट आपके कांस्टेंट है तो उसको बोल दोगे कांस्टेंट कोफिशिएंट, अगर कोफिशिएंट आपके वेरिएबल्स हैं तो उसको बोल दोगे वेरिएबल कोफिशिएंट। ठीक है, तो आपने यहाँ से ये देखा कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम दो टाइप में डिवाइड कर रहे हैं, एक होमोजीनियस और एक नॉन होमोजीनियस। ठीक है, तो पहले जो हम इक्वेशन पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे, वो कौन सी वाली पढ़ेंगे? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें ये वी एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो जैसा कि हमने ये लिया था लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जो हमने यहाँ पे इक्वेशन ली थी उसके बाद दोबारा से लिख ले रहा हूँ, बट अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? होमोजीनियस। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, शॉर्ट नोटेशन है, आगे यही मैं यूज किया करूँगा, LHDECC, यानी कि लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। बस अब यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया है? bx की वैल्यू 0 पुट कर दी है, तो ये हो गई आपकी लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब यहाँ पे एक चीज आपको देखनी है, क्या? एक प्रिंसिपल सीखना है कि क्या है ये प्रिंसिपल। तो दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन और लीनियरिटी प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जो भी मैं बात कर रहा हूँ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है, और यहाँ पे ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? लीनियर की। ठीक है ना, कैसी होनी चाहिए? लीनियर होनी चाहिए। ठीक, तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बोल दो या लीनियरिटी प्रिंसिपल बोल दो, क्या है उसको हम समझते हैं। उसको समझने के लिए पहले हम सिंपल सी इक्वेशन लेते हैं। लेट अस कंसीडर कि हम nth ऑर्डर की जगह ना लेके हम एक सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन लेते हैं, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। सो कंसीडर ए सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, ये रूल आपका चाहे वेरिएबल कोफिशिएंट हो या आपका कांस्टेंट कोफिशिएंट हो, दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। बस क्या कंडीशन लगी हुई है? होमोजीनियस होना चाहिए और लीनियर होना चाहिए। तो अगर इक्वेशन आपकी जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है वो लीनियर है और होमोजीनियस है, देन दिस कंसेप्ट विल बी अप्लाइड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहे हैं, a0 d2y/dx2 प्लस a1 dy/dx प्लस a2y इक्वल्स टू 0। होमोजीनियस बोल रहे हैं तो यहाँ पे इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड जो भी है वो हमने 0 ले लिया है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन के सिंपल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते थे, ये भी मैंने बिल्कुल वेरी फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था कि ये हम डेरिवेटिव्स को डैश के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो मैंने इसको लिख दिया y डबल डैश, फिर ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो उसको लिख दिया y डैश, देन ये y एज इट इज आ गया है इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है? कहता है कि अब चूंकि हमारी सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके दो सॉल्यूशन हैं। ठीक है ना, जितने ऑर्डर की होगी उतने ही आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, ये हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में बता चुके हैं। तो इफ y1x एंड y2x, ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि y1x और y2x आर एनी टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन का कंसेप्ट मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, ये वही कंसेप्ट है। अगर ऐसा है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके सेकंड ऑर्डर की और ये लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, तो उसके दो सॉल्यूशन यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं। तो अगर ये दो सॉल्यूशन है तो उसके लिए एक जनरल सॉल्यूशन क्या डिफाइन कर सकते हैं?
देन द जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाई, कि आप एक जनरल सॉल्यूशन ले सकते हो कि y ऑफ x इज इक्वल्स टू c1 टाइम्स y1x प्लस c2 टाइम्स y2x। ठीक है, जहाँ पे y1x y2 क्या है, दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इन दोनों ही सॉल्यूशन में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, दैट इज c1 एंड c2, जहाँ पे c1 c2 को आप क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो यहाँ से आपको ये कंसेप्ट मिला कि अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना, अगर उसके कुछ सॉल्यूशन है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आपके पास हैं, तो उसका जनरल सॉल्यूशन आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। क्या, जो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है y1 और y2, या दो से ज़्यादा सॉल्यूशन है, मान लीजिए थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 3 सॉल्यूशंस हो गए, तो उस केस में एक टर्म और आ जाएगा c3 टाइम्स y3 ऑफ x। सही है ना। तो क्या कर लेना, इस तरह से जनरल सॉल्यूशन लिख लेना है, जहाँ पे c1 c2 ये सारे क्या होंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गए। साथ ही साथ यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखना है, ये प्रिंसिपल लगेगा कब, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी देखो कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रखी है, लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सही है ना। तो यहाँ पे नोट करके मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल इज ओनली एप्लीकेबल टू होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस पे ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा, किस पे, नॉन होमोजीनियस पे, ना ही नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे ये प्रिंसिपल अप्लाई होगा, सिर्फ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन along with homogeneous। तो homogeneous linear differential इक्वेशन पे ये प्रिंसिपल सिर्फ अप्लाई होगा, क्या, ये जनरल सॉल्यूशन वाला। ठीक है, चलिए अब अगर इस प्रिंसिपल का प्रूफ भी देखना चाहो तो मैं आपको प्रूफ भी बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या एज्यूम किया है कि ये सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजेनियस है, यहाँ पे bx 0 हो गया है। तो यहाँ पे मैंने एज्यूम किया कि लेट y1x एंड y2 आर टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। तो अगर ये दोनों y1x और y2x इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं, तो इसका मतलब क्या है, y1x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा एंड y2x भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज दीज टू आर द लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सही है। अब ये जब दोनों ही सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो हम ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा, अगर ये सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या है, जो y है वो क्या हो गया यहाँ पे y1 डबल डैश हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 2 बार लिख लोगे, ये क्या है, y का डेरिवेटिव है और ये इसी y का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a0 y1 डबल डैश प्लस a1 y1 डैश प्लस a2 y1 इज इक्वल्स टू 0। तो एक सॉल्यूशन ये है, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दूसरा ये भी सॉल्यूशन है, तो ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे दूसरी इक्वेशन क्या मिल जाएगी, a0 y2 डबल डैश प्लस a1 y1 y2 डैश प्लस a2 y। ठीक है, यानी कि दो इक्वेशन आपको यहाँ से मिल जाएंगी। क्या, y1 and y2 are the solution of the given differential equation, so they will satisfy the given differential equation। तो पहला सॉल्यूशन मैंने y1 को लेके लिख दिया है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वहाँ पे y की जगह y1 ले लिया है। ऐसे ही यहाँ पे सेकेंड सॉल्यूशन जो है y2, वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे हमने y की जगह क्या ले लिया है, y2 ले लिया है। तो y2 डबल डैश हो गया, y2 डैश हो गया एंड y2 हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये इक्वेशन की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, 0 0 आ रही है। ठीक है ना, क्योंकि होमोजेनियस इक्वेशन थी, सो दिस विल बी 0, जैसा कि यहाँ पे दिया भी गया है 0। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि जनरल सॉल्यूशन इसका ये होगा। ठीक है, ये मान रहे हैं कि अगर ये सॉल्यूशन इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, देन द जनरल सॉल्यूशन इज दिस। ठीक है, अब हम y की ये वाली वैल्यू ले रहे हैं, क्योंकि अगर ये सॉल्यूशन है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, सो दिस इक्वेशन आल्सो सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ठीक है, तो हम इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस y की वैल्यू को इसमें पुट करना पड़ेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन में। सही, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए और फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव चाहिए। तो हम जो हमने सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन एज्यूम कर रहे हैं कि जो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है, इसका हम क्या फाइंड करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर दोनों ही वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, फिर चेक करेंगे क्या राइट हैंड साइड 0 आ रहा है। अगर राइट हैंड साइड 0 आ रहा है, इसका मतलब दिस इज आल्सो दी सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए इस इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको क्या मिल जाएगा, y डबल डैश मिल जाएगा और y डैश मिल जाएगा, और y तो ऑलरेडी आपके पास ये है। तो तीनों वैल्यू y डबल डैश की, y डैश की एंड y की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर दोगे और फिर चेक करोगे क्या इसकी वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट, इसको यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो x 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्योंकि हमको सेकंड ऑर्डर का भी डेरिवेटिव चाहिए और फर्स्ट ऑर्डर का भी चाहिए इस इक्वेशन में, यानी कि y डैश चाहिए और y डबल डैश चाहिए। तो जब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो इसका डेरिवेटिव लेना एक बार, तो ये c1 तो कांस्टेंट है और ये y1 ऑफ x की जगह क्या जाएगा, इसका एक बार डेरिवेटिव यानी कि y1 डैश
ऐसे यहाँ पे C2 कांस्टेंट है, बाई टू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, बाई टू डैश। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई डैश इज इक्वल टू C1 बाई वन डैश प्लस C2 बाई टू डैश। ठीक है, तो एक बार डेरिवेटिव और लेंगे जिससे हमको बाई डबल डैश मिल जाए, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव मिल जाए। तो एक बार डेरिवेटिव और ले लिया इस इक्वेशन का, तो क्या मिल जाएगा, C1 बाई वन डैश का एक बार डेरिवेटिव लोग और लोगे तो क्या हो जाएगा, बाई वन डबल डैश। ऐसे ही बाई टू डैश का एक बार डेरिवेटिव और लोगे तो क्या मिल जाएगा, बाई टू डबल डैश। ठीक है, अब ये दोनों ही वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 क्या है, देखो ये वाली इक्वेशन की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, बाई डैश बाई डबल डैश बाई डैश एंड बाई। तो चलिए पुट कर देते हैं, क्या इक्वेशन थी हमारी, A0 बाई डबल डैश A1 बाई डैश प्लस A2 बाई, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ से उठा के, सही है। तो y डबल डैश की वैल्यू आपकी ये रही, इसको यहाँ पे पुट कर दिया है। और फिर y डैश की वैल्यू ये रही, इसको उठा के यहाँ पुट कर दिया है। और y क्या था हमारा, ये था C1 बाई वन प्लस C2 बाई टू। ठीक है, तो सिंपल हमने x हटा दिया है क्योंकि बाई वन एंड बाई टू आर ऑब्वियसली फंक्शन ऑफ x। ठीक है ना, तो बार बार x लिखने की जरूरत नहीं है, इसको सिंपलीफाई फॉर्म में लिखने के लिए मैंने सिंपली y के टर्म्स में इक्वेशन लिख दी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, टर्म्स अलग अलग यहाँ पे देख लेते हैं क्या से करना है। यहाँ पे C1 वाले टर्म में एक साथ ले लेता हूँ, यहाँ से C1 है, यहाँ से C1 है, यहाँ से C1 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, C1 कॉमन ले लोगे इन तीनों ही टर्म से, यहाँ से मिलेगा A0 बाई वन डबल डैश, ये आ गया है। फिर यहाँ से क्या मिलेगा, A1 बाई वन डैश, ये आ गया है। और फिर यहाँ से क्या मिलेगा, A2 बाई वन, A2 बाई वन। सही है, ऐसे ही आप C2 यहाँ से कॉमन ले लो बाकी बचे हुए तीन टर्म से। यहाँ से C2 कॉमन लोगे क्या बचेगा, A0 बाई टू डबल डैश, A0 बाई टू डबल डैश। यहाँ से C2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, A1 बाई टू डैश, A1 बाई टू डैश। और फिर यहाँ से जब C2 कॉमन ले लिया तो बचेगा A2 बाई टू। सही है, तो ये इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, C1 टाइम्स समथिंग कुछ लिखा है एंड C2 टाइम्स समथिंग कुछ लिखा हुआ है। अब देखो हमको पता है बाई वन और बाई टू आर द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। तो हमने ये इक्वेशन ऑलरेडी लिखी है कि बाई वन एंड बाई टू आल्सो सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे आपको जो वैल्यू लिखी है और ये वैल्यू देखो सेम है, A0 बाई वन डबल डैश, A1 बाई वन डैश प्लस A2 बाई वन। इसकी वैल्यू है कितनी, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन जो बाई वन एक्स है वो भी सेटिस्फाई करेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ऐसे ही ये वाली वैल्यू देखो यहाँ पे लिखी हुई है जो सेकंड फंक्शन था। ठीक है ना, दोनों वैल्यू सेम है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी है, क्योंकि इक्वेशन भी सेटिस्फाई कर रही है, इसकी वैल्यू 0 है, यानी कि ये वाला टाइम भी 0 हो जाएगा। तो यानी कि जब ये टाइम 0 है, ये टाइम 0 है, तो पूरा आंसर कितना आ जाएगा, C1 टाइम्स 0, कहाँ से 0 आ गया है, यहाँ से 0 आ गया है। ऐसे ही C2 टाइम्स इसकी वैल्यू कितनी है, 0 यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, C1 इंटू 0 प्लस C2 इंटू 0, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और जो कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट हैंड साइड में भी क्या था, 0 था। यानी कि ये चीज़ इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए इस बाई एक्स के लिए, अगर ये बाई एक्स का सॉल्यूशन है। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि अगर बाई एक्स सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन लेके हमने जब इसकी वैल्यू पुट की डिफरेंशियल इक्वेशन में, देन वाई एक्स इज आल्सो सेटिस्फाइंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। सो यहाँ पे ये राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 हो गया है, यानी कि ये 0 के बराबर हो गया है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, therefore y is equals to C1x plus C2y2x is the general solution of the given differential equation 1। ठीक है ना, तो जब भी आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर आपको उसके दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन पता लग जाएं, तो उसका जनरल सॉल्यूशन आप कैसे लिखोगे, जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है दोनों का सम करना है, बट विद सम बाई मल्टीप्लाइंग सम कांस्टेंट, और उनको कांस्टेंट्स को क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको सुपर पोजिशन प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ भी बता दिया है कि हाँ, इसका अगर दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है बाई वन एंड बाई टू, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, C1 बाई वन प्लस C2 बाई टू। सही, आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है, जब भी हम आगे सॉल्यूशन की बात कर रहे होंगे तो हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ही अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिल गए हैं, देन जस्ट अप्लाई द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल एंड राइट द सॉल्यूशन इन दिस फॉर्म। ठीक है, बस यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल किसके लिए लगता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए, साथ ही साथ लीनियर भी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, देन यू कैन अप्लाई सुपर पोजिशन प्रिंसिपल फॉर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। सही है, तो ये आपको कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बेसिक फाउंडेशन क्रिएट कर लिया है कि अगर आपकी कोई भी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, तो कोई भी लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिल जाते हैं तो उसको इस फॉर्म में जनरल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम
अपने जो हमने nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ली हुई है उसमें हम n की कुछ वैल्यू लेके कुछ इक्वेशन बनाते हैं और उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ट्राई करते हैं, जिससे आपको चीज़ें क्लियर होंगी ज़्यादा। तो अभी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जो nth ऑर्डर था, nth ऑर्डर का मतलब n की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, सही है ना। तो फॉर एग्जाम्पल हम n की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। तो 1 ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर की वो लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, हमको सिलेबस में क्या पढ़ना है, यहाँ पे कांस्टेंट कोफिशिएंट पढ़ना है। ठीक है, तो हमने लिया है सबसे पहले n इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ होमोजीनियस की बात करता हूँ, लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, तो चलिए मैं एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजीनियस हो और कोई कोफिशिएंट भी कैसे हो, कांस्टेंट हो। तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे एक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई रहता था, जैसा कि आपने इक्वेशन में देखा है, यहाँ पे ये सारा कांस्टेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, सही है ना। तो वही यहाँ पे कांस्टेंट भी ले लेते हैं हम, प्लस अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, देन इसके बाद क्या आएगा, बाई वाला टर्म आएगा। तो से a1 टाइम्स y लिखा हुआ है, यहाँ पे a0 a1 कैसे हैं, कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट कोफिशिएंट मैंने बोला है। इज इक्वल्स टू, साथ ही साथ यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, होमोजीनियस बोल रहा हूँ, यानी कि राइट हैंड साइड क्या होगा, जीरो होगा। तो ये सिंपल सी जनरल फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, जिसमें विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, चलिए अब जरा मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो जब भी आपको इस टाइप से कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाए, तो सबसे पहला काम ये करिएगा, जो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसका जो भी कोफिशिएंट है उसको 1 बना दो। ठीक है ना। अब वो कोफिशिएंट 1 बनाओगे कैसे, यहाँ से a0 कॉमन ले लो और उसको जीरो में भेज दो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जब यहाँ पे a0 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। अब a0 कॉमन ले लोगे तो a0 जीरो होगा नहीं, तो बची हुई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वही जीरो होगी। तो जब a0 यहाँ से कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, डी वाई ओवर डी एक्स बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, a1 ओवर a0 बाई। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहाँ से जीरो आ जाएगी। अब यहाँ पे ये तो कोई कांस्टेंट है, जब यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई होंगी तो इसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, a आ रही है। इसको मैं सिंपल फॉर्म में क्या लिख दे रहा हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स एक्स प्लस ए। इस कोफिशिएंट को मैं क्या लिख दे रहा हूँ, इसको मैं a लिख दे रहा हूँ, सही है, ये a लिख दे रहा हूँ। तो अब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये हो गई है, सही है। अब जैसा मैंने पीछे लिया था कि इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशियल ऑपरेटर के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, कैपिटल डी के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, या फिलहाल अभी इसको ऐसा ही रहने देते हैं, इसके लिए हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अभी पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आपको बेसिक जो 12th क्लास में पढ़े हो सिंपल वही डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला कंसेप्ट लगाना है और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए वाई हो जाएगा, सही है। अब यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हो, डी वाई ओवर बाई लिख सकते हो, ये बाई आपने इधर ला दिया और डी एक्स आपका इस साइड कर दो। ठीक है ना, राइट हैंड साइड पहुँचा दो डी एक्स को, तो ये माइनस ए टाइम्स डी एक्स हो जाएगा। अब क्या करो, आप इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड। ठीक है ना, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 ओवर बाई डी वाई, इसको आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो, इज इक्वल्स टू माइनस ए तो कांस्टेंट है तो इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, माइनस ए टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, सही है। अब 1 ओवर बाई डी वाई का, 1 ओवर बाई का बाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो 1 ओवर बाई का डेरिवेटिव क्या होता है, एल एन वाई। यहाँ पे एल एन का मतलब क्या है, नेचुरल लॉग। ठीक है ना, तो 1 ओवर बाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन ऑफ बाई। तो ये हो जाएगा एल एन ऑफ बाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस है तो कांस्टेंट है एज इट इज, और यहाँ पे जो ये डी एक्स है इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव है उसका इंटीग्रेशन कर दो, डिफरेंशियल ऑपरेटर है ये, डिफरेंशियल डेरिवेटिव है एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसका इंटीग्रेट कर दोगे तो ये डेरिवेशन खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, माइनस ए एक्स। साथ ही साथ यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, लेट अस से दैट दिस कांस्टेंट इज सी। ठीक है, अब यहाँ पे इस नेचुरल लॉग का मतलब क्या होता है कि लॉग का बेस कितना है, ई। तो यहाँ पे आप क्या ले लोगे, टेक एंटी लॉग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये y इक्वल्स टू ई टू दी पावर
जो भी ये टर्म इस साइड तब e की पावर में आ जाएगा। यहाँ से ln का जब बेस खत्म करोगे कितना हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस ए एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे आप क्या कर लो, इसको ऐसे लिख लो, e टू दी पावर माइनस ए एक्स इंटू ई टू दी पावर सी। अब e की पावर e क्या है, ए एक्सपोनेंशियल टर्म है, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो e की पावर c की भी कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। सो लेट अस राइट दिस e टू दी पावर c इक्वल्स टू सम अदर कांस्टेंट c1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू e की पावर c को मैंने क्या लिख दिया है, c1 e टू दी पावर माइनस ए एक्स। ओके, तो यहाँ से आपने देखा कि इस तरह से हमने फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है, राइट। और ये सॉल्यूशन कैसा होगा, दिस इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सही है, क्या आया, y इक्वल्स टू c1 e टू दी पावर माइनस ए। अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, तो उसका सॉल्यूशन तो आप स्टेप कैसी हो, होमोजेनियस हो और लीनियर हो। ठीक है, यहाँ पे कोफिशिएंट भी कैसे हैं, कांस्टेंट है। तो जब उसका आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है तो उसका आप देख रहे हो यहाँ पे सिंपल तरीके से इस ए वाई वाले टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जाओ, देन यहाँ पे y वाला टर्म y के dy के साथ ले आओ, और ये x dx वाला टर्म राइट हैंड साइड ले जाओ, देन सिंपली इंटीग्रेट करो और यहाँ से सॉल्व कर लो। ठीक है, तो जब भी फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है, ठीक है, यहाँ पे जो भी देखो कोफिशिएंट a है वही यहाँ पे पावर में आ जा रहा है माइनस करके। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिया है। यहाँ पे c1 को क्या बोल दोगे आप, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा कोई भी एक। सही है, तो ये जनरल सॉल्यूशन आ गया है फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब जरा इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को मैं एक अलग अप्रोच देना चाहूँ। ये तो हमने सिंपल तरीके से आपने देखा कि फर्स्ट ऑर्डर की थी, यहाँ पे कैलकुलेशन करना इजी थी, तो आपकी ये इक्वेशन सिंपली सॉल्व करके आ गई है। बट जैसे जैसे हम इस लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का ऑर्डर बढ़ाएंगे, तो फिर आप इस तरीके से सॉल्व करना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएंगी चीज़ें। ठीक है ना, जब हम आगे हाई ऑर्डर की देखेंगे तो आप खुद से ट्राई कर सकते हो क्या इस टाइप से सॉल्यूशन करना पॉसिबल है, जो मैंने यहाँ पे अप्रोच अपनाया हुआ है। तो वो अप्रोच आपका पॉसिबल फिर नहीं रहेगा जैसे जैसे हम ऑर्डर बढ़ाएंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर तो ठीक है, ये आ गया है सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और हायर ऑर्डर में इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन इन दिस मैनर, राइट। उसके लिए आपको कोई एक अल्टरनेटिव मेथड सोचना पड़ेगा कि जिससे आप किसी भी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सको। तो उसके लिए आप देखो यहाँ पे क्या करोगे, जो मैंने ये आंसर निकाला, इस आंसर को फाइंड करने के लिए एक अलग अप्रोच हम अपनाते हैं। तो देखो यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दोबारा से। सही है, किस टाइप से लिख रहा हूँ देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं डिफरेंशियल ऑपरेटर के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, यानी कैपिटल डी के फॉर्म में लिख दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा टर्म, डी वाई प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, वाई कॉमन ले लो, डी प्लस ए वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब वाई तो आपका कोई भी एक फंक्शन होगा जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है, तो वाई तो यहाँ पे 0 हो नहीं सकता है। तो यहाँ से क्या पता चलेगा आपको कि ये जो फंक्शन होता है, जो मैंने जनरल इक्वेशन यहाँ पे ली थी, क्या ये वाली, इसको हमने क्या लिख लिया था, फंक्शन ऑफ एफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू वी एफ। सही है ना, अब हम इसको होमोजीनियस बोल रहे हैं, तो इक्वेशन आपकी ये आ गई है, एफ डी टाइम्स बाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन हमको मिल गई है होमोजीनियस इक्वेशन के लिए। अब बाई तो 0 होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ डी 0 होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एफ ऑफ डी को 0 करेंगे। सही है, तो लेट अस राइट इन दिस वे, एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हमको पता है y डज नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ डी इज इक्वल्स टू 0 होगा। सही है, अब जब एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक इक्वेशन फाइंड करोगे। कैसे करोगे वो देखिएगा, आप क्या कहते हैं उसको, अगर आप यहाँ पे एफ डी 0 कर रहे हो, अब यहाँ पे डी तो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इसको एक जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। वो हम कैसे करेंगे, वो आप ऐसे करोगे, इस इक्वेशन में आपका जो डिफरेंशियल ऑपरेटर डी है उसको रिप्लेस कर दो सम वेरिएबल एम। ठीक है ना, ये जो भी इसकी वैल्यू होगी आपने डी को रिप्लेस कर देना है, किससे, एम से रिप्लेस कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन एफ ऑफ एम इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलेंगे एक्जुलरी इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड एक्जुलरी इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको, एक्जुलरी
इक्वेशन, और शॉर्ट में इसको बोलोगे ए। ठीक है, आगे से अब मैं इसको ए ई लिखूंगा एक्जुलरी इक्वेशन को। सही है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन यहाँ पे आया है क्या, एफ ऑफ डी। एफ ऑफ डी कितना है यहाँ पे, डी प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्जुलरी इक्वेशन में बस आपको क्या कर देना है, डी की जगह एम रिप्लेस कर देना है। तो एफ ऑफ डी यहाँ पे है कितने, बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एफ ऑफ डी इज इक्वल्स टू कितना है, डी प्लस ए। सही है, और यहाँ पे कितना है, ये जीरो। बस अगर आपको एक्जुलरी इक्वेशन चाहिए तो यहाँ पे डी को किससे रिप्लेस कर दो, एम से रिप्लेस कर दो। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एम इज इक्वल्स टू, या सिंपली मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, डी की जगह एम से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी एम प्लस ए इज इक्वल्स टू जीरो। इसी इक्वेशन को आप क्या बोलोगे, एक्जुलरी इक्वेशन। ठीक है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एक्जुलरी इक्वेशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इन शॉर्ट एई। सही है। अब जब भी आपको एक्जुलरी इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ से आप रूट्स फाइंड कर लो। क्या फाइंड करोगे, रूट्स फाइंड करोगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, m इक्वल्स टू माइनस ए मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, m इक्वल्स टू माइनस ए। अब जरा जो यहाँ पे रूट आया है, और आप ये वाला सॉल्यूशन देखिएगा यहाँ पे जो हमने निकालना है, तो यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है आपका सॉल्यूशन, जो आपका रूट आया है उसको आपने एक्सपोनेंशियल के टर्म में लिख लिया है, और यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर दिया है रूट में। सही है, तो आपने सिंपल तरीके से सॉल्व किया, तब आपका ये सॉल्यूशन आया है। अब जरा इसको आपने डिफरेंशियल ऑपरेटर के फॉर्म में लिखा इक्वेशन को, और फिर वहाँ से आपने एक्चुअली इक्वेशन निकाली, वहाँ से रूट निकाला। तो इस तरह से भी आप इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करो, तो अगर आपके पास ये जो एक्चुअली इक्वेशन यहाँ पे आपने ली हुई है, डी को एम से रिप्लेस करने के बाद जब इसको सॉल्व किया, जो रूट आ रहा है उस रूट से आप डायरेक्टली ये वाला टर्म भी लिख सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि रूट क्या है, माइनस ए है, तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या होगा, ई की पावर माइनस क्या है, रूट जो है वही लिखेंगे, ई की पावर रूट क्या है, माइनस ए टाइम्स एक्स कर देना, और यहाँ पे एक ये क्या है, ये तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये तो सिंपली आप मल्टीप्लाई कर ही दोगे। तो जब भी आपको यहाँ पे एक्चुअली इक्वेशन से रूट मिल जाएगा, तो फिर आप इक्वेशन का क्या लिख सकते हो, जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हो। तो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपका, जब आप रूट फाइंड कर लोगे, द जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाई वाई इक्वल्स टू क्या, सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इनटू ई टू दी पावर क्या, ई टू दी पावर जो भी रूट आई है, एम की जो भी वैल्यू आई। सही है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा जनरल सॉल्यूशन, सी वन ई टू दी पावर माइनस ए एक्स। राइट, सो इन दिस वे यू कैन राइट द जनरल सॉल्यूशन। तो अब आपको पूरा इस टाइप से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो मैंने यहाँ पे ये कंसेप्ट अप्लाई किया था। आप इस टाइप से सॉल्व मत करिएगा आगे से। ठीक है, जब फर्स्ट ऑर्डर का है तब तो ठीक है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हाई ऑर्डर में जाओगे तो फिर हमको ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, इस कंसेप्ट के थ्रू भी हम ये वाला सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कंसेप्ट जो आपका किसी भी टाइप का हो, कितना भी ऑर्डर हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो ये वाला हमारे लिए ज़्यादा बेटर मेथड है कंपेयर टू दिस मेथड। ठीक है ना, तो हाई ऑर्डर का सॉल्यूशन इस टाइप से फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, तो हम कौन सा मेथड आपका जनरल यूज करेंगे, ये वाला, दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, और ये जो जनरल सॉल्यूशन है ये कब होगा, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, लीनियर तो है ही है, साथ में होमोजीनियस भी। होमोजीनियस का मतलब राइट हैंड साइड वाला जो टर्म था वी एक्स वो जीरो है। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा कि रूट जो आएगा उसको ई की पावर में लिख लो, एक्स से यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई करो, देन सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। राइट, तो इस तरह से हमने फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करा। फिर यहाँ से हमने समझा कि एक्सिलरी इक्वेशन कैसे फाइंड करना है, और वहाँ से आपको ये जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखना है, which I have also compared with this solution। ओके, चलिए अब हम फर्स्ट ऑर्डर के बाद एक हाई ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं। लेट अस से दैट नाउ n इज इक्वल टू 2। जब n इक्वल टू 2 हो जाएगा तो ये फर्स्ट ऑर्डर की जगह क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो आप एक कोई इक्वेशन लिख सकते हो जनरल सेकेंड ऑर्डर की। तो सेकेंड ऑर्डर की लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, तो जैसे मैंने फर्स्ट ऑर्डर का लिखा था, तो इसे हम सेकेंड ऑर्डर में लिख रहे हैं क्या, a0 d2y ओवर dx2। तो हमने सेकेंड ऑर्डर का यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव ले लिया, इसका मतलब क्या है, सेकेंड ऑर्डर की हो गई है, और डिग्री 1 ले रहे हैं तो लीनियर हो गया है। ये कोफिशिएंट सारे कांस्टेंट हम ले रहे हैं। ठीक है, होमोजेनियस की बात कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगा।
सही है। तो इस टाइप से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लिया है। तो जब भी आपकी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाए, ठीक है ना, किस टाइप की, इस टाइप की लीनियर होमोजेनियस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट या कांस्टेंट कोफिशिएंट ही है, चलिए ये भी कांस्टेंट कोफिशिएंट की बात करते हैं तो यहीं तक हम अपने आप को लिमिटेड रखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो ये हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसको आपको क्या करना है, वन बना लेना है। तो वन कैसे बना लोगे, यहाँ से ए जीरो कॉमन ले लो उसको, फिर जो बचा हुआ पार्ट यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। सही है। तो यहाँ से जब ए जीरो कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस, अब डायरेक्ट भी विदाउट कॉमन लिए भी सॉल्व कर सकते हो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी जो आपकी इक्वेशन आएगी वो एक्चुअली इक्वेशन आ जाएगी उसी फॉर्म में। बट यहाँ पे सिंपल इक्वेशन को थोड़ा सिंपल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ए जीरो को कॉमन लेके हटा दे रहे हैं। सही है। बाकी नहीं भी हटाओगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपकी ये इक्वेशन हो गई है अब। सही है, जब आपने ए जीरो कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे वन हो जाएगा, ये ए वन अपॉन ए जीरो हो जाएगा, यहाँ पे ए टू अपॉन ए जीरो हो जाएगा। अब जरा क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट है, जो भी इसकी वैल्यू है, तो फिलहाल हम मान लें इसकी वैल्यू ए है और इसकी वैल्यू बी है। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, डी टू वाई ओवर डी एक्स टू प्लस, इसको मैं मान ले रहा हूँ क्या है, इसकी वैल्यू कितनी है, ए है, और इसको एज्यूम कर लिए लेट अस से दैट दिस वैल्यू इज बी। तो आपकी इक्वेशन थोड़ी सिंपल लग रही है दिखने में, इस वजह से हम ऐसा कर लेते हैं। सही है। अब ए और बी की जो भी वैल्यू आ रही हैं, ठीक है, जैसा आपका ए वन ए टू ए जीरो दिए गए हों, मान लीजिए टू थ्री फोर इस टाइप से कुछ दिए हुए हैं, तो सॉल्व कर कॉमन लिया, सॉल्व करके कुछ वैल्यू आ रही है, मान लीजिए ए की वैल्यू थ्री आ गई है, बी की वैल्यू सिक्स आ गई है, तो जो भी वैल्यूज आ रही हैं वो आपकी इक्वेशन अब नॉर्मल फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में ज़्यादा आ जाएगी। सही है। अब इस इक्वेशन को हम क्या कर ले रहे हैं, इसको हम डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि हम एफ डी टाइम्स बाई इक्वल टू जीरो वाली इक्वेशन बना रहे हैं। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से ए टाइम्स डी ओवर डी एक्स के लिए डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है, डी होता है, यहाँ से बी आ जाएगा, और तीनों ही टाइम से बाई हम कॉमन लेके बाहर लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन किस टाइप की बन गई, एफ डी टाइम्स बाई इक्वल्स टू जीरो, तो बाई तो जीरो होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से ये टाइम जीरो हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है ना, क्या यहाँ पे मतलब इस इक्वेशन का, बाई तो जीरो होगा नहीं, इसका मतलब ये वाला टर्म ही जीरो होगा, यानी कि एफ ऑफ डी ही जीरो होगा। ठीक है। अब इस एफ ऑफ डी से आपको एक्चुअली इक्वेशन कैसे लिखनी है, तो उसके लिए मैंने क्या बताया, डी को आपको क्या कर देना है, एम से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ से आपको एक्चुअली इक्वेशन कैसे मिल जाएगी, एक्चुअली इक्वेशन विल बी इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस ए एम प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो। इसको हम क्या बोलोगे आप, एक्चुअली इक्वेशन फॉर दिस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सही है। अब जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था फर्स्ट ऑर्डर की डिग्री में, जो एक्चुअली इक्वेशन आपके पास ये थी, इसका आपने क्या फाइंड किया था, रूट फाइंड किया था। यहाँ पे जो रूट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, ए रियल नंबर है, और यहाँ पे हमको क्योंकि हमारी सिंगल डिग्री की इक्वेशन थी, तो इसका मतलब क्या है, सिंगल ही रूट मिलेगा। तो यहाँ पे सिंगल रियल रूट आपको मिल रहा है, कैसा रूट मिल रहा है, सिंगल रियल रूट। ठीक है, जब सिंगल रूट है तो ऑब्वियस सी बात है वो रियल ही होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको क्या मिला, सिंगल रियल रूट मिला। तो जब आपको सिंगल रियल रूट मिल रहा है उस केस में हमारे पास सॉल्यूशन भी एक ही मिलेगा, वो आप इस फॉर्म में लिख दोगे e की पावर mx फॉर्म में, और यहाँ पे कुछ एर्बिट्रेरी कांस्टेंट लोगे। ठीक है। अब यहाँ पे जब सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन ली है हमने डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पे जो आपको एक्सिलरी इक्वेशन मिल रही है वो भी आपके कितने ऑर्डर की मिलेगी, सेकेंड ऑर्डर की मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। ठीक है। अब क्योंकि ये आपके इक्वेशन के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, यानी कि यहाँ पे m की दो वैल्यू मिलेगी। ठीक है, या मैं बोल दूँ यहाँ पे कितने रूट्स मिलेंगे आपको, दिस विल गिव यू टू रूट्स। हाउ मेनी रूट्स, दिस विल प्रोवाइड यू टू रूट्स। ठीक है। अब यहाँ पे ये डिपेंड करेगा ये रूट्स है कैसे। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन आएगा कि दो रूट आएंगे। जब हमारे पास एक सिंगल रूट था तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म आ गया है। ठीक है ना, अब हमारे पास दो रूट हैं, अब वो दो रूट हो सकता है आपके दोनों कैसे हों, रियल हो, और दोनों ही रूट कैसे हों, डिस्टिंक्ट हों, अलग अलग हों। ठीक है, ऐसा भी आ सकता है इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कि दोनों रूट कैसे हैं, रियल हों और दोनों रूट सेम आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रूट कैसे हों, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आए। ठीक है ना,
कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स वाला रूट जैसे मान लीजिए ए प्लस आई बी है, तो बाई डिफॉल्ट दूसरा रूट क्या होता है, उसका कंजुगेट होता है ए माइनस आई बी। तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी बनेंगी, या तो रूट रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, रियल होंगे, इक्वल होंगे, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या रहेगी कि रूट कैन बी कॉम्प्लेक्स। सही, तो इन तीनों केस के अकॉर्डिंग अलग अलग सॉल्यूशन आएंगे, वो डिपेंड करेगा कि ए और बी की वैल्यू क्या है। ठीक है ना। तो चलिए अब हम तीनों ही केस को वन बाई वन देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन सकती हैं। तो हम पहला केस यहाँ पे लेते हैं, केस वन। क्या केस वन ले रहे हैं हम कि जो इक्वेशन है इसके दो रूट आ रहे हैं, m1 एंड m2। यहाँ पे लिख देते हैं हम, टू रूट्स हैं आपके कौन से, m1 एंड m2। ठीक है, अगर ये m1 और m2 कैसी कैसी पॉसिबिलिटी इनकी, ऐसे करके लिख देते हैं, इफ m1 एंड m2 आर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, ओके। जब आपके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं m1 एंड m2, यानी कि रियल है, ठीक है, इसी टाइप का रूट रहेगा। जैसे मान लीजिए इक्वल टू आ गया है, m1 रूट है, एक m2 है, उसकी जो भी रियल वैल्यू हो, सही, रियल वैल्यू होनी चाहिए कोई भी, सही है। तो यहाँ पे दोनों ही डिफरेंट रूट से अलग अलग हैं और दोनों की वैल्यू कैसी है, रियल है। तो हमने जब देखा कि जब इस टाइप से रूट आ रहा था, सिंगल रूट था, तो उसको अपने किस फॉर्म में लिख लिया था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। तो यहाँ पे भी दोनों रूट आ रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसको भी मैं एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए देखा था। बट अब यहाँ पे हमारे पास दो रूट आ रहे हैं, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल में दो सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है ना। और जब दो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, और अभी पीछे ही हमने डिस्कस किया था, जब सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके जो दो सॉल्यूशन होंगे, तो उसका जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे, उसके लिए आप कौन सा प्रिंसिपल लगाओगे, देन यू हैव टू अप्लाई दी दिस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जो पहला रूट होगा e की पावर m1x, ठीक है, एक सॉल्यूशन क्या है e की पावर m2x, जो कि दूसरे रूट से आएगा। फिर उसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, इस टाइप से लिखोगे, c1 टाइम्स फर्स्ट सॉल्यूशन प्लस c2 टाइम्स सेकंड सॉल्यूशन। तो इस कंसेप्ट को आप अप्लाई करोगे कहाँ पे, यहाँ पे। तो यू आर गेटिंग टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, देयरफॉर इसका क्या मतलब है, देन e टू दी पावर m1x एंड e टू दी पावर m2x, ठीक है, ये दोनों ही कैसे होंगे, लीनियरली, ऐसे लिख दो यहाँ पे, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ सॉल्यूशन। इंडिपेंडेंट सेट ऑफ सॉल्यूशन, सही है ना। अब यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट क्यों बोला है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, जब वहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी लिया था कि e की पावर के हमने दो टर्म लिए थे, और वहाँ पे हमने आपको बोला भी था प्रूफ करके कि कैसे हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट, सही है ना। तो जब भी दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिल रहे हैं, तो आपको दो सॉल्यूशन मिलेंगे, e की पावर m1x एंड e की पावर m2x, और ये दोनों कैसे सॉल्यूशन होंगे, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ सॉल्यूशन। और ये बात हम कि इस टाइप के सॉल्यूशन जो होते हैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ये कैसे होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, सही है। तो हमारे पास दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सेकंड ऑर्डर की है, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाई therefore by superposition principle the general solution, that is GS, is given by, क्या हो जाएगा,
वाई इज इक्वल्स टू क्या, जो आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है उसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि सुपर इम्पोज कर देंगे। तो C1 ई टू दी पावर m1x प्लस C2 ई टू दी पावर m2x। सही, तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया है। ये सॉल्यूशन आपका कब मिला है? जब आपके पास दो डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो पहला केस हो गया, तब आप जनरल सॉल्यूशन ये लिख दोगे। ठीक है, जहाँ पे C1 एंड C2 क्या है? C1 where C1 and C2 are arbitrary constant। ओके, चलिए अब हम अगला केस देखते हैं, सेकंड केस। क्योंकि मैंने 3 केस बताए हैं रूट्स को लेके, तो केस 2 क्या हुआ? केस 2 पहला केस में तुमने क्या ले लिया? डिस्टिंक्ट रूट हैं एंड रियल थे। अब मैं बात करूंगा, रियल रूट तो हैं बट कैसे हैं? सेम रूट आ रहे हैं, यानी कि रिपीटेड रूट बोलते हैं उसको, कि दोनों रूट कैसे हैं? इक्वल हैं, यानी कि रिपीटेड रूट हैं, और रियल तो हैं ही हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? इफ m1 and m2 are real and repeated rule, देन क्या हो जाएगा? तब हम उस केस में हमारे पास जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ सॉल्यूशन होंगे वो क्या लोगे? ठीक है, अब देखो जब यहाँ पे दोनों ही रूट बराबर हो गए हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लेट अस से दैट m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m। ठीक है, कि वैल्यू कॉमन वैल्यू m आएगी। मान लीजिए m1 की वैल्यू 2 आती है, तो m2 भी कितना होगा? 2 होगा। जब दोनों ही वैल्यू सेम आ गई हैं, तो यहाँ पे किस टाइप के दो टर्म मिलेंगे आपको? e की पावर mx एंड e की पावर mx। एक बार मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ, क्या मिलेगा? e की पावर mx एंड e की पावर mx। अब ये दोनों तो सेम ही टर्म है, यानी कि तो लीनियरली डिपेंडेंट है, कि क्या है यहाँ पे? ये वाला टर्म आपको कैसे मिल रहा है? 1 इंटू इस सेकेंड फंक्शन जो है की पावर mx, उसको ऐसे लिख सकते हो, फर्स्ट का क्या है? 1 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, 1 टाइम ई की पावर mx। तो यानी कि ये कैसे हैं? ये तो लीनियरली डिपेंडेंट हो गए हैं। कैसे हो गए हैं? लीनियरली डिपेंडेंट हो गए हैं। और हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या देखा है? हमको कैसे सॉल्यूशन चाहिए? लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन चाहिए। सही है ना? तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कैसे मिल जाएगा? तो इसके लिए भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था एक्सपोनेंशियल टर्म को लेके ही, कि क्या आप जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन लोगे इस केस में वो क्या ले सकते हो। तो यहाँ पे आप जो सॉल्यूशन लोगे देन, तो एक सॉल्यूशन तो यहाँ पे क्या लोगे? e टू दी पावर mx। ठीक है ना? अब दूसरा सॉल्यूशन e की पावर mx नहीं ले सकते हो। अब एक सॉल्यूशन यहाँ पे लेंगे x टाइम e टू दी पावर mx। ठीक है ना? तो अब देखो यहाँ पे क्या है, जो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है और जो सेकंड सॉल्यूशन है, वो सेकंड सॉल्यूशन फर्स्ट सॉल्यूशन में किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके नहीं मिल रहा है, यहाँ पे तो एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके मिल रहा है। यानी कि ये दोनों जो सॉल्यूशन है कैसे हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है। ठीक है ना? लीनियरली डिपेंडेंट सॉल्यूशन तब मिलता है जब एक सॉल्यूशन जो आपके पास है, दूसरा सॉल्यूशन उस पहले सॉल्यूशन में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके मिल रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पे x टाइम्स e की पावर mx इस फर्स्ट वाले सॉल्यूशन में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके नहीं मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो x तो वेरिएबल आ गया, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके नहीं मिलेगा। यानी कि ये कैसे हो गए? लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो गए हैं। ठीक है ना? ठीक है, और ये दोनों इस टाइप के हम दो फंक्शन e की पावर mx और x टाइम्स e की पावर mx, ऐसे दो फंक्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में जब लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट बताया था, तो वहाँ पे मैंने ये एग्जांपल लेके सॉल्व किया था कि ये फंक्शन कैसे हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो जब भी दो रूट आ रहे हैं जो कि रियल हैं और रिपीटेड हैं, यानी कि सेम है, उस केस में जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आप लोगे, क्या लोगे? एक तो आप इसके अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल वाला सीधा सीधा ले लोगे e की पावर mx, बट दूसरा आप सीधा सीधा e की पावर mx नहीं लोगे, यहाँ पे एक x से मल्टीप्लाई कर दोगे। सही है? सो दे आर दी टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना?
linearly independent set of solution। ठीक है, अब आपको दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस मिल गए हैं, तो जनरल सॉल्यूशन फिर क्या हो जाएगा? देयरफॉर बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल the general solution is given by y is equals to, क्या हो जाएगा यहाँ से, y इक्वल्स टू c1 e टू दी पावर mx प्लस क्या हो जाएगा c2, जो दूसरा सॉल्यूशन क्या है, x e टू दी पावर mx। सही है ना? तो दो जो सॉल्यूशन थे e की पावर mx और x टाइम्स e की पावर mx, इसमें आपने क्या कर दिया है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके सुपरपोजिशन कंसेप्ट को आपने अप्लाई कर दिया है। ओके, सो नाउ दिस इज दी जनरल सॉल्यूशन। थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे देखो क्या है आपका, यहाँ पे हम ऐसे इसको ऐसे e की पावर mx और e की पावर mx दोनों में कॉमन है, तो इस सॉल्यूशन को मैं ऐसे अब लिख दे रहा हूँ, क्या c1 प्लस यहाँ से क्या जाएगा आपका c2x। ठीक है, e की पावर mx हमने कॉमन लेके थे, लास्ट में लिख दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपका ये फाइनल जनरल सॉल्यूशन आ गया है किस केस के लिए, जब आपके पास दो रिपीटेड रियल रूट्स हैं। ठीक है, तब आपका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, y इक्वल्स टू c1 प्लस c2x e की पावर mx। ठीक है ना? तो जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करोगे, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, वहां से आपके पास एक ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगी सेकंड ऑर्डर की, वहां से आपको टू रूट्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आपके रूट्स डिस्टिंक्ट और रियल हुए तो डायरेक्टली सॉल्यूशन क्या लिखोगे, c1 इंटू e टू द पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x, जहाँ पे m1 और m2 क्या होंगे, रूट्स होंगे। सेकंड केस आपका यहाँ पे ये बन रहा है कि अगर आपके रूट्स रियल हैं, रिपीटेड यानी कि सेम रूट आ रहे हैं, तो उस केस में आप जनरल सॉल्यूशन क्या लिखोगे, y इक्वल्स टू c1 प्लस c2x e टू द पावर m। दो केस तो ये हो गए, एक लास्ट केस बचा है, तीसरा केस, केस 3। ठीक है, अब केस 3 में हम लेते हैं रूट्स, हमने दो केस ले लिए, एक तो रियल वाला ले लिया है, रियल में इक्वल वाला ले लिया और डिस्टिंक्ट वाला ले लिया है। अब तीसरा केस कौन सा होता है कि रूट कैसे हो, कॉम्प्लेक्स रूट हो, कैसे हो, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट हो। ठीक है ना? क्या, इफ m1 एंड m2 आर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट्स। ठीक है, यहाँ पे कंजुगेट का क्या मतलब है, क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं तो उसका हमेशा पेयर में आते हैं। सही है ना? फॉर एग्जांपल अगर m1 इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे m1 इक्वल्स टू कोई रूट लेता हूँ, फॉर एग्जांपल p प्लस iq रूट ले रहा हूँ अगर कुछ, तो m2 क्या हो जाएगा, बस इसका कंजुगेट हो जाएगा, दैट इज m2 इक्वल्स टू p माइनस iq। तो जो कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे तो इस टाइप से आएंगे, कॉम्प्लेक्स भी होंगे और कंजुगेट फॉर्म में रहेंगे। ठीक है ना? क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा कंजुगेट के फॉर्म में ही आते हैं। ठीक है, इस केस में आपका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा वो आपको देखना है। तो यहाँ पे दो, क्योंकि दो m1 और m2 आ गए हैं, तो यहाँ से आपको दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस क्या मिलेंगे, तो यहाँ पे दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन क्या होंगे, देन e टू दी पावर m1x आपका इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा। m1 की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कौन से हो जाएंगे आपके, e टू दी पावर p प्लस, या ऐसे लिख लो, मैं बोल दूँ सिंपल टर्म्स में, e की पावर m1x एंड e की पावर m2x, they are linearly independent set of solutions, linearly independent set of solutions। ओके, क्योंकि दोनों ही रूट्स क्या हैं, डिफरेंट है, बट यहाँ पे बस इतना है फर्क कि यहाँ पे कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के फॉर्म में।
सही है। तो अब यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाई y इज इक्वल्स टू क्या होगा, c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x। अब आपको लग रहा होगा जैसा मैंने पहला केस डिस्कस किया था वो वैसा ही आंसर आ रहा है इस टाइप का, तो हाँ इसी टाइप का आंसर है। बट यहाँ पे m1 और m2 कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स है, उनकी वैल्यू रख के देखते हैं इसको और हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस आंसर को। ठीक है उसी टाइप का, बट इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे। c1 e टू दी पावर m1 की वैल्यू कितनी है, p प्लस आई क्यू टाइम्स x। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंस रहेगा क्या, जब भी यहाँ पे ये क्योंकि m1 और m2 कैसे नंबर हैं, ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉफिशिएंट लोगे वो भी आप कॉम्प्लेक्स ही लोगे। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक c1 कंजुगेट ले लिया जो भी कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और एक हमने c2 कंजुगेट ले लिया जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है एक किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को। बस इतना आपको यहाँ पे चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे रूट्स आपके कॉम्प्लेक्स हैं, तो हमने जो कांस्टेंट यहाँ पे लिए हैं वो भी हमने कैसे लिए हैं, कॉम्प्लेक्स ही ले लिए हैं। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा, c1 कंजुगेट e टू दी पावर p प्लस आई क्यू एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा c2 कंजुगेट e टू दी पावर m की वैल्यू क्या है p माइनस आई क्यू टाइम्स x। सही है, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, c1 कंजुगेट, यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो एक्सपोनेंशियल की पावर है तो आप यहाँ से क्या करिए, इसको ऐसे लिख लीजिए e टू दी पावर पी एक्स इंटू ई टू दी पावर आई क्यू एक्स। ऐसे यहाँ पे सेकेंड वाले टर्म के लिए भी लिख लीजिए c2 कंजुगेट ई टू दी पावर पी एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस आई क्यू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों जगह देखो क्या कॉमन है, e की पावर पी एक्स कॉमन है, उसको कॉमन ले लीजिए e टू दी पावर पी एक्स। अब अंदर जो बचेगा उसको आप लिख लो c1 कंजुगेट, और यहाँ पे इसको ओपन कर दीजिए कॉस साइन के टाइम में e की पावर आई थीटा वाला फार्मूला लगा के, तो क्या हो जाता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाता है। तो आई थीटा यहाँ पे कितना है क्यू एक्स है, तो कॉस क्यू एक्स प्लस आई टाइम्स साइन थीटा, थीटा क्या है क्यू एक्स। ऐसे यहाँ पे सेकेंड वाले टर्म के लिए लिख लीजिए c2 कंजुगेट, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसमें भी फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा e की पावर आई थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी है माइनस क्यू एक्स, तो c2 टाइम्स कॉस थीटा, तो कॉस माइनस क्यू एक्स कितना होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस क्यू एक्स हो जाएगा। देन प्लस आई प्लस क्या, प्लस आई साइन क्यू एक्स। सही है ना, अब यहाँ पे थीटा क्या माइनस के, तो क्या आएगा साइन ऑफ माइनस क्यू एक्स, और साइन ऑफ माइनस क्यू एक्स कितना होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स आई साइन क्यू एक्स हो जाएगा। सही है ना, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा e टू दी पावर पी एक्स मिल जाएगा ये, और यहाँ पे देखिएगा आप कॉस क्यू एक्स वाले टर्म एक साथ लिख लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको c1 कंजुगेट प्लस c2 कंजुगेट, इस फर्स्ट वाले टर्म से यहाँ से c1 कंजुगेट मिल जाएगा, और यहाँ से कॉस वाले टर्म से c2 कंजुगेट मिल जाएगा, और कॉस वाला कॉमन लेके आप ऐसे लिख लो कॉस क्यू एक्स। देन प्लस, अब देखो साइन वाले टर्म में से कॉमन ले लो, यहाँ पे साइन क्यू एक्स है, यहाँ पे भी साइन क्यू एक्स है, तो साइन क्यू एक्स कॉमन ले लोगे, तो यहाँ से फर्स्ट वाले टर्म से क्या मिल जाएगा आई टाइम्स c1 कंजुगेट, आई टाइम्स c1 कंजुगेट, और यहाँ से क्या मिल जाएगा माइनस आई टाइम्स c2 कंजुगेट इंटू साइन क्यू एक्स। सही है, अब चाहो तो यहाँ से आप दोनों जगह लिख लो आई आई है, तो यहाँ से भी आप चाहो तो आई कॉमन लेके बाहर ही लिख दो। ठीक है ना, इंटू आई, इस टाइप से आपका ये फाइनल यहाँ पे y इक्वल्स टू इतना आ गया है। अब यहाँ पे आप क्या करो, अब चूंकि यहाँ पे देखो c1 कंजुगेट एंड c2 कंजुगेट ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना, और यहाँ पे ये दोनों जैसे यहाँ पे m1 और m2 आपके कैसे नंबर हैं कंजुगेट नंबर हैं, ऐसी c1 कंजुगेट c2 कंजुगेट ये भी आपस में कंजुगेट हैं। सही है, कंजुगेट का मतलब यहाँ पे ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको इस टाइप से लिख के बता दे रहा हूँ
कि मान लीजिए C1 कंजुगेट जो है आपका कितना है, A प्लस आई बी है, ठीक है, ये आई ए और भी कुछ जो भी वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। देन C2 कंजुगेट हम ले ले रहे हैं A माइनस आई बी, ठीक है, ये भी कंजुगेट फॉर्म में ही ले रहे हैं। तो यहाँ से C1 कंजुगेट प्लस C2 कंजुगेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब दोनों को ऐड करोगे तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, 2A बचेगा, सही है ना, क्या बचेगा 2A। तो इस 2A को हम मान लें कि यहाँ पे इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आ रही है वो मान लीजिए C1 आ रही है, सही है, तो से दैट दिस इज C1, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे C1 कंजुगेट माइनस C2 करोगे, जब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा, ये प्लस का 2IB बचेगा, क्या C1 कंजुगेट माइनस C2 कंजुगेट, इतना बचा है, कितना प्लस का 2IB, सही है। और साथ ही साथ यहाँ पे आई से ये मल्टीप्लाई भी है, ठीक है, तो जब इसमें आई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर कितना होता है, आई स्क्वायर होता है -1, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा माइनस के, इसकी वैल्यू आई स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो माइनस का 2 भी आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसको हम क्या लिख दे रहे हैं, C2 लिख दे रहे हैं, क्या लिख देंगे इसको, C2। तो यहाँ से हम बोल दे रहे हैं कि C1 कंजुगेट प्लस C2 कंजुगेट की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 2A, जिसको हम एक नया कांस्टेंट नाम दे दे रहे हैं C1, और यहाँ पे C1 कंजुगेट माइनस C2 कंजुगेट की वैल्यू आ रही है 2IB, फिर आई से मल्टीप्लाई हो जा रहा है तो आई स्क्वायर हो जा रहा है, जिसकी वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा -2B, जिसको मैं यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, C2 लिख दे रहे हैं इस पूरे टर्म को, I टाइम्स C1 कंजुगेट माइनस C2 कंजुगेट, ठीक है। तो अभी हमारी जनरल इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये देखिए अब यहाँ पे, नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स लाइक दैट, व्हाट, y इक्वल्स टू e टू दी पावर px, और यहाँ पे आपका हो जाएगा ये क्या, C1 cos QX प्लस C2 sin QX, ओके। तो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन ये आ गया है, तो आपको क्या करना है, जब भी दो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट मिलेंगे इस टाइप से, m प्लस आई क्यू, एम पी प्लस आई क्यू, पी माइनस आई क्यू, तो आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ये होते हैं, लेकिन आपको डायरेक्टली ये सारा हर बार को सॉल्व करना नहीं है, तो फाइनल आंसर आपको भी ये लिखना है कि अगर जब भी दो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट्स हैं तो जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो ये होगा। अब यहाँ पे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ से, हमने जो e की पावर m1x और e की पावर m2x दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ सॉल्यूशन लिए थे, अब उनको हम रिप्लेस कर देंगे कि दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा e की पावर px टाइम्स cos qx, दूसरा हो जाएगा e की पावर px टाइम्स sin qx। और ये वाला एग्जाम्पल भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि e की पावर समथिंग इंटू कॉस एंड e की पावर समथिंग इंटू साइन, ये दोनों सॉल्यूशन भी जो होते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था जब हमने कंसेप्ट ऑफ लीनियर डिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस बताया था, सही है ना। तो अब हमारा जनरल सॉल्यूशन इसके फॉर्म में लेंगे, क्या यहाँ से क्या मतलब निकला कि e की पावर px टाइम्स cos qx एंड e टू दी पावर px टाइम्स sin qx, दे आर द लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। कब, जब रूट कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने ये सेट ऑफ सॉल्यूशन लिए थे, e की पावर m1x एंड e की पावर m2x, यानी कि ये वाला, ठीक है। अब ये जनरल सेट ऑफ सॉल्यूशन हम नहीं लेंगे, अब हम कौन से लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ सॉल्यूशन लेंगे, जब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट होंगे, अब हम ये वाले लेंगे e टू दी पावर px इंटू कॉस qx एंड e टू दी पावर px इंटू साइन qx, क्योंकि ये सॉल्यूशन हमको जब इसको हमने सॉल्व किया है इतना पूरा, तो यहाँ से हमको इस टाइप से सॉल्यूशन मिल जा रहा है, तो बेटर है कि भाई इस टाइप से सॉल्यूशन लिखें, ना कि इस टाइप से सॉल्यूशन लिखें, सही है। तो जब भी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट हैं तो आप जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन लोगे वो क्या लोगे, e की पावर px cos qx एंड e की पावर px sin qx, सही है। तब फिर जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय y इज इक्वल्स टू क्या, अब आपको बस क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन में, c1 e टू दी पावर px cos qx प्लस c2 e टू दी पावर px इंटू sin qx,
अब यहाँ पे पी एक्स दोनों ई की पावर पी एक्स कॉमन है तो उसको कॉमन लेके लिख लो, ई टू दी पावर पी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा C1 cos क्यू एक्स प्लस C2 sin क्यू एक्स, राइट। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट्स। सही है, तो हमने तीनों ही केस डिस्कस कर लिए हैं, तीनों ही केस के हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है। तो हमने तीनों केस क्या क्या देखे, तो पहला केस हमने देखा डिस्टिंक्ट रूट हैं, तो हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या आ गया है, ये आ गया है e की पावर m1x एंड e की पावर m2x c1 इंटू सी टू अपने मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर हमने देखा कि इक्वल रूट्स आ रहे हैं तो सॉल्यूशन क्या आया, c1 प्लस c2x इंटू e की पावर mx आ गया है। फिर हमने देखा जब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट्स हैं t प्लस माइनस आई क्यू टाइप के, तब हमारा जनरल सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, e की पावर पी एक्स c1 cos क्यू एक्स प्लस c2 sin क्यू एक्स। तो यहाँ से आपको जितना मैंने अभी तक डिस्कस किया है फ्रॉम लेक्चर नंबर 1 टू दिस लेक्चर नंबर 5, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, फिर उसका होमोजीनियस क्या होता है, नॉन होमोजीनियस क्या होता है, nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, कांस्टेंट कोएफिशिएंट का क्या मतलब, ये सारी चीज़ें आपको अब आ गई हैं। सही है ना। तो हमने अभी तक क्या अपने फाउंडेशन पूरा अपना क्लियर कर लिया है, ये आपका एक फाउंडेशन बिल्डअप हो गया है। नाउ अब हम न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, अब आपको सारी न्यूमेरिकल सॉल्यूशन समझ में आ जाएंगे। तो अभी तक आपने अगर मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो सारे लेक्चर्स देख लो, स्टार्टिंग के ये 5 लेक्चर्स आप कंप्लीट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करना स्टार्ट करेंगे, नाउ वी विल टॉक अबाउट दी व्हाट डिफरेंस सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व ए डिफरेंशियल इक्वेशन। और सबसे पहले हम कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, और रूल्स हम कौन से अप्लाई करेंगे, जो मैंने आज ये 3 रूल्स पढ़े हैं, केस 1, केस 2 एंड केस 3। सो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड if you have not subscribed our channel till now, then subscribe our channel also. Thank you all.